हेलो पीपल, वेलकम टू यस अकेडमी फॉर लॉ। अच्छा, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं फटाफट से जान लेते हैं और उसके बाद टक से विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। द पॉइंट इज कि आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर को टारगेट कर रहे हैं, आपका एम कि उस न्यूज़पेपर को जनरली डेली फॉलो करना है, तो बहुत अच्छी बात है। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन होना चाहिए, सबके अंदर होना चाहिए। लेकिन क्या ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन हर दिन रेगुलरली विदाउट एनी फेल विदाउट एनी डिले आ पाता है? कुछ लोगों में आ पाता है, लेकिन मैक्सिमम जनरली देखा गया है कि थोड़ा मुश्किल होता है। किसी दिन बीमार हो गए, किसी दिन कोई भी और रीजन हुआ, 2 सेशंस भी अगर आपके मिस हो गए, 2 बार भी अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तो फिर वो तीसरे दिन से बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, दिमाग में एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से फिर हमको कंटिन्यू करने का ही मन नहीं करता। फिर धीरे धीरे करके वो राई राई इकट्ठी होकर एक पूरा पहाड़ बन जाता है बैकलॉग्स का, और हमको पता भी नहीं चलता कि अब कैसे कवर करें। इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए वी हैव कम अप विद बाई वीकली सेशंस। एक्सक्यूज मी, ये बाई वीकली सेशंस क्या है? बाई वीकली सेशंस बेसिकली हफ्ते में 2 सेशंस आएंगे, ट्यूसडे और फ्राइडे को। बट इन 2 सेशंस में आपके पूरे हफ्ते का द हिंदू न्यूज़पेपर कवर किया जाएगा। जैसे आज फ्राइडे है, आज के सेशन में पिछले ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे को क्या क्या हुआ, हर 3 दिन के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी आए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा ट्यूसडे को, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को जो होगा, एक चारों न्यूज़पेपर हम ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। तो आपको थोड़ा सा लंबा सेशन हो सकता है, बट आप एक सेशन देखोगे आपका 3 दिन हो जाएगा। और आप हफ्ते के 2 सेशन अगर देख लेते हो, 2 सेशन में एक्सक्यूज मी, 2 सेशन में डिलीजेंट होना ज्यादा आसान है कंपेयर टू हर दिन 7 दिन डिलीजेंट होना। ठीक है, तो ये जो छोटी सी आपकी प्रॉब्लम है कि मिस आउट हो जाता है, कंसिस्टेंट नहीं हो पाते, उस कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आपकी यहीं की यहीं सॉल्व हो जाती है। ठीक है, शुरू करते हैं 30 तारीख के न्यूज़पेपर से। 30th, 1st और 2nd को, 30th अप्रैल, 1st मई, 2nd मई को जो जो हुआ उसके बारे में हम आज बात करने वाले। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अबाउट एस्ट्राजेनेका। हुआ क्या है यहाँ पे, आपने हाल ही में देखा होगा, बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है सोशल मीडिया, न्यूज चैनल, सब जगह पे कि भाई एस्ट्राजेनेका ने बोल दिया है कि अगर तुमने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है तो फिर तो तुम गए, है ना। बात ये हुई है कि यूके में क्लास एक्शन सूट फाइल किया गया था एस्ट्राजेनेका पे। बहुत सारे लोगों की फैमिलीज ने मिलकर किया है, और फाइनली एस्ट्राजेनेका ने एक्सेप्ट किया है कि कुछ डेथ्स जो हुई हैं दे माइट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर वैक्सीन। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से रिलेटेड ये हो सकती है डेथ्स, है ना। इस चीज के ऊपर बवाल मच चुका है। क्यों? क्योंकि लोग अब ऐसे बोल रहे हैं कि अगर आपने कोविशील्ड लगाई है, कोविशील्ड का क्या रिलेशन है? एस्ट्राजेनेका इज अ ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी। एस्ट्राजेनेका इज अ ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी। ठीक है, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इन्होंने एक वैक्सीन डेवलप की थी, और उस वैक्सीन को फिर पूरे यूके में और भी बहुत सारी कंट्रीज में भेजा गया, और इसको इनफैक्ट इंडिया भी भेजा गया। इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चर करके और फिर कोविशील्ड के नाम से इंडिया में लगाई गई ये वैक्सीन। ठीक है, बोला क्या गया है, एस्ट्राजेनेका ने एक्सेप्ट किया है कि एक बहुत ही रेयर हेल्थ कंडीशन है जिसका नाम है TTS। TTS मतलब थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। इस रेयर कंडीशन के अंडर ब्लड क्लॉट्स हो सकता है, प्लेटलेट्स ड्रॉप हो सकता है, और कुछ कुछ पेशेंट्स की इवन डेथ भी हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस। ये रेयर कंडीशन वैक्सीन लगाने के बाद आती है। अब यहाँ पे एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का क्या कहना है, जिनमें से एक का नाम डॉक्टर राजीव जयदेवन भी है, हु इज द को चेयरमैन ऑफ नेशनल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, और कोविड-19 टास्क फोर्स के भी को चेयरमैन थे ये। इनका ऐसा कहना है कि द कोर्ट एडमिशन, जो एस्ट्राजेनेका ने माना है कोर्ट में, 51 लोगों की डेथ हुई थी, क्लास एक्शन सूट हुआ है, तो जो उन्होंने माना है कोर्ट में, द एडमिशन इज नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर्स की कम्युनिटी को, साइंटिस्ट को ये सब ऑलरेडी पहले से पता था, क्योंकि अर्ली 2021 से ही ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड था। मतलब जब वैक्सीन निकाली थी तो बाकायदा उसके साइड इफेक्ट्स में ये रेयर कंडीशन मेंशन थी। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने ये बोला जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हो रहा है कि ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है ना, ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है या जो ये TTS होता है, ये वैक्सीन का अगर आप फर्स्ट डोज लगाएंगे उसके तुरंत बाद ही आपको सिम्टम्स, मतलब कुछ हफ्तों से लेके 2-3 महीनों के अंदर आपको सिम्टम्स इसके दिख जाएंगे। अगर आपको 2-3 महीनों के अंदर सिम्टम्स नहीं दिखते हैं तो देयर इज नो चांस कि आपको TTS हो।
तो जो लोग वैक्सीन आज से 2 साल पहले, हम सब में से मैक्सिमम लोगों ने 2 साल पहले वैक्सीन लगाई हुई थी, तो जिन भी लोगों ने वैक्सीन 2 साल पहले लगा लिया और उनको कोई सिम्टम इस तरीके के नहीं दिखे हैं, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस कि आपको ये TTS हो. दिस इज जस्ट अ वे ऑफ क्रिएटिंग पैनिक. और ऐसा नहीं है कि एस्ट्राजेनेका ने झूठ बोला था. द थिंग इज डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, दे ऑल ऑफ देम आर वेल अवेयर कि ये एक साइड इफेक्ट हो सकता है. एस्ट्राजेनेका ने जो वैक्सीन बनाई थी वो बेसिकली एक एडिनो वायरस को यूज करके बनाई थी. जो टेक्नोलॉजी थी उसके पीछे एडिनो वायरस वेक्टर कहते हैं. इसमें एक कोल्ड वायरस लिया जाता है किसी और एनिमल की बॉडी से. इस केस में चिंपैंजी से लिया गया था. उसमें एक स्पाइक प्रोटीन ऐड करते हैं जो फिर ऐसे बिहेव करता है, आपकी बॉडी को ऐसा लगता है जब आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं कि दिस इज कोरोना वायरस, बट एक्चुअली में वो कोरोना वायरस नहीं होता, बस उसकी तरह एक्ट करता है. आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग वायरस से फाइट करने के लिए और आपकी बॉडी में बेसिकली इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है. तो एडिनो वायरस वेक्टर को यूज करके एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन बनाई थी. इवन जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भी इसी टेक्नोलॉजी को यूज करती है. बाकी जैसे आप फाइजर की वैक्सीन देखें वो यूज करते हैं mRNA को. तो दोनों का बेसिकली काम सेम ही है बट तरीके या अप्रोच डिफरेंट है. एंड दिस इज व्हाट द एंटायर आर्टिकल वाज अबाउट. ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज इंपॉर्टेंट. ये आपका एडिटोरियल का आर्टिकल है, मेकिंग EPI एन एसेंशियल प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन. ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या बात हुई है कि बेसिकली 50 साल हो चुके हैं सिंस द लॉन्च ऑफ एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन. और किसने लॉन्च किया था इसको? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है? बेसिकली इसके अंदर जो वैक्सीन्स लगाई जाती हैं दैट इज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. एक टाइम ऐसा भी था कि लोग पोलियो से लेके स्मॉल पॉक्स, जो आजकल हमको सुनने में भी नहीं मिलती है ये डिजीज, आज से 100 साल पहले ये इतनी ज्यादा कॉमन थी कि बहुत सारे लोग हैव डाइड बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो ये स्मॉल पॉक्स आज क्यों हमको सुनने में भी नहीं मिलती? क्यों ऐसा है कि बहुत ही कम लोग हमको दिखते हैं जिनको पोलियो हो? ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जिसके अंदर वैक्सीन लगाई जाती है. बहुत छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हैं, उनको रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए लेके जाते हैं, वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हैं. क्यों? क्योंकि बचपन से ही थ्रू वैक्सीन उनकी इम्यूनिटी डेवलप की जाती है. तो 50 साल हो चुके हैं इस प्रोग्राम को लॉन्च किए हुए. लॉन्च ऑफ एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इसको लॉन्च किसने किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1974 में, और अब चल रहा है 2024. ठीक है, एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन. तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि लॉन्च किया था एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन. ठीक है, किसने लॉन्च किया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने. कब लॉन्च किया था? 1974 में. नेक्स्ट यहां पे बातचीत क्या चल रही है? बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया था फॉर इरेडिकेशन, मतलब कंप्लीट जड़ से हटाना ऑफ स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी थी, एक वायरस था, उसको हटाने के लिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान थे उससे. स्मॉल पॉक्स अगर किसी को हो गया तो उस इंसान का जाना ऑलमोस्ट पक्का ही था कि अब बच ही नहीं पाना है. और एक वैक्सीन से स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी कंप्लीटली इरेडिकेट हो गई कि आज की डेट में हमको सुनने में भी नहीं आती है स्मॉल पॉक्स. ठीक है, बाकायदा एक ट्रेंड वर्कफोर्स बनाया गया उससे डील करने के लिए. इंडिया ने लॉन्च किया था EPI प्रोग्राम 1978 में अपनी कंट्री में. ठीक है, 1978 में हमने अपनी कंट्री में लॉन्च किया, जिसको लेटर ऑन हमने नाम चेंज करके रख दिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP. कब? 1985 में. अब इंडिया में तो 20 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं सिंस द कंट्री कंडक्टेड लास्ट नेशन वाइड इंडिपेंडेंट फील्ड इवैल्यूएशन ऑफ UIP. ये बाकायदा इवैल्यूएशन किया जाता है देखने के लिए कि ये जो हमने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसके अंडर हम वैक्सीन्स लगाते हैं, क्या ये इफेक्टिवली काम कर भी रहा है कि नहीं, कुछ हमको चेंजेस करने की जरूरत है. बाकायदा ये सब सर्वे किया जाता है. लेकिन अब हमको सर्वे किए हुए ऑलमोस्ट 20 साल हो चुका है, तो शायद रिफॉर्म की जरूरत है. शायद ऐसा एक टाइम आ चुका है कि ये सर्वे एक और बार कंडक्ट किया जाना चाहिए ग्लोबली, पूरे दुनिया में. एंड इन इंडिया देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट प्रोसेस, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन. अब देखो, इस चीज का एग्जाम्पल दिया गया है. 1974 में देयर वर वैक्सीन 6 डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए. बस 1974 में जब ये प्रोग्राम आया था तो सिर्फ मात्र 6 डिजीजेस, 1974 में सिर्फ 6 डिजीजेस से डील करने के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती थी. बट अब
5 decades लेटर, 50 साल बाद, आज की डेट में 2024 में देयर आर 13 डिजीजेस जिनके अगेंस्ट ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर वैक्सीन लगाई जाती है। तो 6 से ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा आ चुके हैं हम, और बहुत ही जल्द रिसर्च चल रही है कि 125 पैथोजेंस जिनकी वजह से बीमारियां होती है, 125 पैथोजेंस के अगेंस्ट वैक्सीन्स और भी डेवलप की जा रही हैं। मतलब ये 13 भी कुछ टाइम के लिए ही हैं, बहुत ही जल्द इसका नंबर और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो दिस इज बेसिकली, बोला जाए तो दिस इज अ सक्सेस स्टोरी ओनली। अच्छा, चिल्ड्रन, बच्चे जो होते हैं उनको दिए जाते हैं 3 डोजेस ऑफ डीपीटी। कोई भी बच्चे होता है आपको 3 डोजेस डीपीटी के दिए जाते हैं। डीपीटी 3 बीमारियां होती है बेसिकली, डिप्थीरिया या फिर पर्टसिस एंड टेटनस। टेटनस अपन ने सुना हुआ है, बाकी दोनों जनरली नहीं सुने होते हैं, बट डीपीटी से डील करने के लिए बच्चों को बचपन में ही 3 वैक्सीन दी जाती है, और इससे पूरा का पूरा ये तीनों बीमारियां कंप्लीटली कवर हो जाती हैं। इन द अर्ली 1970s अराउंड 5% ऑफ चिल्ड्रन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को ये 3 डोजेस मिलते थे। 1970s में सिर्फ 5% बच्चों को। आज की डेट में ये 84%, 2022 तक ये 84% बच्चों को, मतलब कितना ज़्यादा ग्रोथ। 1970s में सिर्फ 5% बच्चों को ये डीपीटी वैक्सीन दी जाती थी। आज 2022, मतलब आज से 2 साल पहले 84% बच्चों को, मतलब लोगों में अवेयरनेस भी, और ये खास तौर पे बात हो रही है लो एंड मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स में, जहां अवेयरनेस कम होती है, जहां लोगों को कम पता होता है या कम ध्यान देते हैं लोग इन सब चीज़ों पे, वहां ऑलरेडी नंबर 84% पे पहुंच चुका है। हेंस इसको एक सक्सेस स्टोरी बोला जा रहा है। स्मॉल पॉक्स तो कंप्लीटली इरेडिकेट किया गया है, मतलब जड़ से ही हटा दिया गया है। पोलियो एलिमिनेट हो चुका है फ्रॉम ऑल बट 2 कंट्रीज। 2 कंट्रीज बस बची है जहां पे थोड़ा बहुत पोलियो बचा है अभी भी। एंड मेनी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ऐसी डिजीजेस जिनको वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है, वो ऑलरेडी इरेडिकेट हो चुकी है। एंड हेंस इसको बोला जा रहा है दिस इज अ सक्सेस स्टोरी। काफी हद तक इसको सक्सेस इसलिए भी बोला जा रहा है कि ऐसे मान रहे हैं, आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो, कोई भी चीज आप खरीदते हो या उसमें इन्वेस्ट करते हो, तो आप क्या देखते हो कि इस चीज का फायदा कितना ज्यादा है और इस चीज में पैसे कितने लग रहे हैं। तो विथ एवरी सिंगल डॉलर या रुपी बोल लो ऑफ एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा है ऑन वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, 7 to 10 फोल्ड, मतलब 7 से 11% तक का रिटर्न मिल रहा है। परसेंट भी नहीं, मतलब 7 to 10 फोल्ड, मतलब जितना रिटर्न मिलता है इंटू 7 टाइम्स या इंटू 11 टाइम्स रिटर्न मिल रहा है। तो एक्सट्रीमली वर्थ इट। हर एक पाई जो खर्च हो रही है, उस हर एक पाई पर 7 से 11 इंटू टाइम्स तक का रिटर्न मिल रहा है। तो दिस इज डेफिनेटली अ सक्सेस स्टोरी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो बात आ रही है, एक इंपॉर्टेंट चीज इज कि बेसिकली इट इज इंटरेस्टिंग दैट व्हेन इट कम्स टू वैक्सीनेशन पीपल ऑफन बिलीव कि वैक्सीन, और कई लोगों का ऐसा मानना है, हम में से और आप में से भी कई लोग ऐसे मानते होंगे कि वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए होती है, बट एक्चुअली में वैक्सीन एडल्ट्स के लिए भी होती है, जो आई थिंक अपन को कोविड के बाद काफी हद तक रियलाइज हो चुका है। 225 years सिंस द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्स्ट वैक्सीन। 1798 में पहली वैक्सीन आई थी स्मॉल पॉक्स के लिए, तब से 225 years हो चुके हैं, और अभी भी वैक्सीन हर एक एज ग्रुप के इंसान के लिए अवेलेबल होती है, बट लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। तो यहाँ इस आर्टिकल का पूरा पॉइंट यही है कि किस तरीके से वैक्सीन अवेयरनेस अडल्ट्स में भी फैलाई जाए, उनको भी बताया जाए कि भाई वैक्सीन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता इफ यू आर नॉट अ किड एनी मोर। आप बच्चे नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप बड़े होने के बाद भी आपके लिए वैक्सीन उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जो हिस्ट्री अगर देखी जाए तो उसको देख के क्लियरली ये पता चलता है, दिस इलस्ट्रेट्स दैट वैक्सीन्स हैव ऑलवेज बीन इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल्स। मतलब आप शुरू से अगर देखो, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन बनी थी 1798 में, मतलब 225 साल पहले, तब से ही वैक्सीन जो बनाई गई है उसका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था कि इट्स ओनली फॉर चिल्ड्रन, सिर्फ बच्चों के लिए। हर एक इंडिविजुअल, हर एक एज ग्रुप के इंडिविजुअल के लिए ही वैक्सीन बनाई गई थी। तो ये लोगों को जो दिमाग में बैठी हुई है चीज, दिस इज अ ह्यूज मिसकंसेप्शन। ठीक है। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू, अब यहाँ पे बताया गया है कि क्या स्टेप उठाए जाएं, क्या कदम लिए जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट नीड्स टू कंसिडर प्रोवाइडिंग रिकमेंडेड वैक्सीन फॉर वाइडर सेक्शन ऑफ अडल्ट्स एंड एल्डरली। मतलब बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए गवर्नमेंट अगर खुद बताए, खुद बोले, खुद अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए, और अलग से एज ग्रुप डिसाइड करके बताया जाए कि ये अडल्ट्स के लिए वैक्सीन है, तो शायद लोग ज्यादा सुने।
सेकेंड, NTAGI इन इंडिया विच प्रोवाइड, जो कि रिकमेंडेशंस देती है वैक्सीन को यूज करने पर कि किस तरीके से यूज की जाए। इनको अलग से एडल्ट्स के लिए रिकमेंडेशन देने चाहिए। मतलब यहाँ पे सब कुछ बात हो रही है कि चलो आप वैक्सीन अभी निकाल देते हो, रिलीज करते हो और आप बोलते हो इट्स फॉर एवरीवन, बट जरूरत है कि अलग से बोला जाए कि दिस वैक्सीन इज फॉर अडल्ट्स एज वेल। उनको बोलकर इंक्लूड किया जाए, तब जाके अवेयरनेस आएगी। तीसरा, जो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है, जो कि लोगों के दिमाग में धारणाएं हैं अबाउट वैक्सीन, मस्ट बी प्रोएक्टिवली एड्रेस टू टैकल वैक्सीन हेजिटेंसी। ठीक है, ये जो भी दिमाग में, मतलब कि ऐसे जो वर्कशॉप्स होते हैं, है ना, चिंतन शिविर लगाते हैं, ये सारी चीजें जो होती है ये सब ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, बाकायदा बिठाकर लोगों को समझाना चाहिए कि ये जो आपके दिमाग में धारणाएं हैं ये गलत है। और वैक्सीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, ये इंडिविजुअल्स के लिए भी बराबरी से है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्रोफेशनल्स होते हैं मेडिकल फील्ड के, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, प्रैक्टिशनर्स हो गए, कॉमन मेडिसिन एक्सपर्ट्स हो गए एंड फैमिली फिजिशियंस, ये सब, इन सबको साथ में मिलकर काम करना चाहिए अवेयरनेस फैलाने के। मतलब जैसे मेरे फैमिली डॉक्टर है, मैं उनके पास जाऊं तो वो अगर मुझे बोले कि वैक्सीन है और ये बड़े बच्चों के लिए या बड़े एडल्ट्स के लिए भी होती है, जरूरी नहीं है बच्चों के लिए सिर्फ, तो मैं उनकी बात ज्यादा सुनूंगी। तो उनको भी इस चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। एंड लास्ट, जो भी मेडिकल कॉलेजेस और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होता है ना, उनको बाकायदा एविडेंस, रिसर्च करके एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए, ये दिखाते हुए कि ये डिजीज थी, एडल्ट पॉपुलेशन में होती थी, देखो वैक्सीन से इसको सही कर दिया गया है। तो अगर एविडेंस बेस्ड रिसर्च प्रोवाइड करेंगे तो लोग जल्दी मानते हैं। एंड दिस इज व्हाट द आर्टिकल, द एंटायर आर्टिकल इज ऑल अबाउट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट। ये बहुत ही छोटू सी बात है। यहाँ पे बेसिकली यूएस और चाइना दोस्ती करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन लास्ट में फिर वही लड़ाई झगड़े आ जाते हैं। लेकिन देखते हैं, हो सकता है अगले कुछ आने वाले महीनों में ये दोस्ती एक्चुअली में हो भी जाए। बात हुई थी दोस्ती करने से, सुलह करने से, लेकिन लास्ट तक एक दूसरे को गरिया के आ गए। कैसे? यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जिनका नाम है एंटनी ब्लिंकन, इन्होंने बात की थी जाकर चाइना के प्रेसिडेंट से तक, शी जिनपिंग जिनका नाम है, कि हम बाकायदा अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करने वाले हैं और दोनों हम सुपर पावर है, यूएस और चाइना दोनों ही सुपर पावर है। तो जरूरी नहीं है कि दो सुपर पावर आपस में लड़े ही, दो सुपर पावर्स आपस में अच्छे से भी तो रह सकते हैं और कॉमन ग्राउंड ढूंढकर हेल्दी कंपटीशन भी तो कर सकते हैं। ये बातचीत थी। यूएस वुड मेक श्योर दैट कंपटीशन बिटवीन द वर्ल्ड्स टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज डजंट वेयर इनटू कॉन्फ्लिक्ट। कि कंपटीशन है, अच्छी बात है, जरूरी नहीं है वो कंपटीशन लड़ाई में बदले, और यूएस इस चीज को इंश्योर करेगा, ऐसा मिस्टर ब्लिंकन का कहना था। मिस्टर शी जिनपिंग, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी यही बोला कि हाँ भैया, कॉमन ग्राउंड ढूंढना चाहिए, कॉमन ग्राउंड जिस पे हम दोनों ही काम करना चाहते हैं, साथ में मिलकर काम करना चाहिए। अब यहां पर फिर अमेरिका ने बात स्टार्ट की कि अमेरिका ने बोला कि ठीक है, कॉमन ग्राउंड ठीक है, लेकिन हमको थोड़ी बहुत कुछ चीजों को लेकर चिंता है, जैसे चाइना जो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री को, इसमें चाइना भड़क गया। ऑफ कोर्स चाइना ने बोला कि हमारे तो सिंपल ट्रेड रिलेशंस है, हम तो सिर्फ डिफेंस का लेन देन करते हैं, आप तो डायरेक्टली आप यूक्रेन को कई बिलियंस वर्थ का एड प्रोवाइड कर रहे हो और यूक्रेन भी तो वॉर में है, तो ये क्या हिपोक्रेसी है, दोगलापन है, ऐसा चाइना ने बोला। ये आपका दोगलापन है, ठीक है। अच्छा, यहां देखा जाए तो बहुत सारी चीजों के ऊपर रोक टोक भी है। मतलब नासा जो है, नासा डायरेक्टली चाइना की स्पेस एजेंसी के साथ काम नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजों में यूएस में ही चाइना के साथ डील करने से, ट्रेड करने से बहुत ज्यादा बड़े बड़े बैन्स लगे हुए हैं। तो ऑलरेडी देयर इज अ ह्यूज वॉल बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है। नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट जो यूएस का है, उसमें बाकायदा चाइना को नाम दिया गया है रिविजनिस्ट पावर, और रिविजनिस्ट पावर जिससे थोड़ा सतर्क रहा जाने की जरूरत है, रहने की जरूरत है, इस तरीके की चीज चाइना के बारे में लिखी गई है। चाइना के जो माल आता है, जो गुड्स आते हैं, जो यूएस में बिकते हैं, उनके ऊपर बहुत हाई टैरिफ, कस्टम्स ड्यूटी ये सब लगाई जाती है, मतलब बहुत महंगे होके बिकते हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री के गुड्स के ऊपर हाई टैरिफ अगर लगाता है, ठीक है, दो तरीके के बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स जिसको हम ट्रेड में बैरियर्स या रुकावटें कहते हैं, पहला होता है टैक्स, दूसरा होता है नॉन टैक्स, ठीक है। तो ये जो टैक्स रेवेन्यू होते हैं या बैरियर होते हैं, इसमें ज्यादातर चीजें कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ्स, ये सब चीजें होती है, ठीक है।
तो ये जो टैक्स या टैरिफ बैरियर्स होते हैं, इसमें मान लो कि किसी कंट्री में कोई चीज़ 100 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मान लो, वो चीज़ दूसरी कंट्री में गई तो वो दूसरी कंट्री इंपोर्ट करने के लिए उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगाएगी। अपने मार्केट में हम आपको बेचने दे रहे हैं कुछ, तो हम कुछ तो एक्स्ट्रा लेंगे ना, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगी, कस्टम्स ड्यूटी लगाएगी, बहुत सारे तरीकों के टैरिफ्स एंड ड्यूटीज लगते हैं। तो हो सकता है उनके मार्केट में वो चीज़ 150 रुपए की हो जाए। वहीं अगर इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप है तो कम टैरिफ लगाता है, ठीक है। हो सकता है ये अभी तो ऑलमोस्ट 50% लगा रखा है, हो सकता है ये 25% लगाए दोस्ती दिखाने के लिए, तो 125 सस्ती चीज हो जाएगी, ज्यादा बिकेगी, सामने वाली कंट्री का फायदा होगा। इस तरीके से टैरिफ एंड नॉन टैरिफ ऊपर नीचे खेलता है, इस तरीके से कंट्रीज आपस में दोस्ती दिखाती है, ठीक है। तो फिलहाल चाइना के चीजों पर, चाइना के गुड्स के ऊपर बहुत हाई टैरिफ इंपोज किया हुआ था यूएस ने। While it is practically impossible to reset ties given these structural challenges, ऐसा बोला है कि भैया इतने सालों से जो इतना ज़्यादा दिक्कत चलती आ रही है उसकी वजह से शायद तो टाइज को मतलब बहुत अच्छे दोस्त पर बन पाना शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कॉमन ग्राउंड ढूंढ कर शायद काम कर सकते हैं। यहाँ पे एक कॉमन चीज जो बोली गई है वो बोला गया है कि भाई कोल्ड वॉर से हमको सीखना चाहिए कि अगर दो बड़े बड़े सुपर पावर्स के बीच का कंपटीशन अगर भद्दा हो जाता है, इफ इट टर्न्स अगली, तो इससे पूरे दुनिया पर ही असर पड़ सकता है। ओके, एंड दिस वाज ऑल द आर्टिकल वाज अबाउट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, एक स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है। स्ट्रीट वेंडर मतलब हमारे ठेले वाले, सड़कों पे वड़ा पाव से लेकर फ्रूट्स से लेकर सब्जियां बेचने वाले, ये सब स्ट्रीट वेंडर्स कहलाते हैं। और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट लाया गया था जिसको बोला जाता है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट। इसको आए हुए ही काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं। 2014 में ये एक्ट आया था और इस एक्ट का नाम था स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट। इस एक्ट के अंदर बहुत छोटे छोटे प्रोसीजर्स प्रोसेसेस दिए हुए थे, जिसमें से एक ये भी था कि अगर आप स्ट्रीट वेंडर सड़क पे खड़े होकर आप ठेला लगा के काम करना चाहते हो तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा एज अ स्ट्रीट वेंडर। और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बेसिकली स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हर कभी म्यूनिसिपैलिटी वाले आके, आपने भी देखा होगा कि आते थे और पूरा ठेला वेला उठवा देते थे, जगह से साफ करवा देते थे, बोलते थे कल से आप यहाँ नहीं खड़े हो सकते। अब उनकी तो आमदनी का सोर्स वही है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से ये एक्ट लाया गया था। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि इस एक्ट को आए हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये एक्ट ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अभी भी लोगों के दिमाग में जो मिसकंसेप्शन, धारणाएं बनी हुई थी स्ट्रीट वेंडर्स को लेके, वहीं की वहीं है। तो शायद इस एक्ट में कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है या बेटर इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो यहाँ पर भी बात जो मेन हो रही है दैट इज अबाउट रिफॉर्म ओनली। इट इज सेलिब्रेटेड एज अ प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन के नाम पे तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जो उसको लागू किया गया है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस, ठीक है। द मियर इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ डिड नॉट इंश्योर प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ स्ट्रीट। सिर्फ और सिर्फ एक्ट लाने से कोई सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन नहीं माना गया है। अभी भी लोगों के दिमाग में काफी सारे मिसकंसेप्शन है, काफी सारी चीजें हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स से वो एसोसिएट करते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स जो कि माना जाता है सिटी की 2.5% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स ही हैं, वो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी दिनचर्या या हमारी आम जिंदगी को आसान बनाने के लिए, जबकि कल्चरली एज वेल। मतलब कैन यू इमेजिन मुंबई विदाउट वड़ा पाव वाला, या आप इमेजिन करो आप साउथ में जाओ, आप केरला जाओ और आपको वहाँ डोसा का ठेला ना मिले। तो हमारे कल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है स्ट्रीट वेंडर्स। वेंडिंग ऑफर्स मेनी माइग्रेंट्स एंड अर्बन पुअर अ सोर्स ऑफ मॉडेस्ट इनकम। बहुत सारे अर्बन पुअर, सिटीज़ में रहने वाले गरीब लोग और माइग्रेंट्स जो बाहर कहीं से आए हैं, उनको एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रीट वेंडिंग प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कल्चर एज वेल एज द कंट्री। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम जो आती है या चैलेंजेस जो आते हैं वो 3 तरीके के, 3 ब्रॉड चैलेंजेस जो यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, क्योंकि अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में देखा गया है कि स्ट्रीट वेंडर्स को हरास किया जाता है। मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ। मैं बिल्डिंग के नीचे जाके पानी पूरी खाती थी एंड बाकायदा स्ट्रीट के किनारे वो लगाते थे, रजिस्टर्ड भी था। एक दिन पुलिस आई, किसी की गाड़ी में ठोकर लगी या किसी की गाड़ी को निकलने में दिक्कत गई, उनका ठेला हटवा दिया परमानेंट, हरास कर करके। तो अभी भी ये प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन में हरासमेंट की ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। दिस इज ऑफन ड्यू टू आउटडेटेड ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट,
क्योंकि एक्ट तो आ गया लेकिन माइंडसेट अभी भी नहीं बढ़ा है जो गद्दी पर बैठे हैं, जो ऊंची पोजीशन पे बैठे हैं उन ब्यूरोक्रेट्स का। दैट इज द रीजन। दूसरी एक और ब्रॉड प्रॉब्लम में जो सेकंड पार्ट है वो है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन वेंडर्स इन टीवीसी इज मोस्टली टोकनिस्टिक, मतलब सिर्फ एक टोकन के नाम पे विमेन वेंडर्स आपको दिखती है, वैसे कुछ खास है नहीं। सेकंड, गवर्नेंस लेवल पे जो भी एक्ट है द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, इट डज नॉट इंटीग्रेट वेल विथ फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ अर्बन गवर्नेंस। अर्बन गवर्नेंस बताता है, आप ऐसे इमेजिन करो, अर्बन गवर्नेंस बोलता है सिटीज को सुंदर बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे करो वैसे करो। इस अर्बन गवर्नेंस में स्ट्रीट वेंडर्स की कोई जगह ही नहीं है, तो ये दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं। तो बेसिकली एक एक्ट ऐसा लाया गया किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए और दूसरा एक्ट ऐसा लाया गया जिसमें पहले वाले की कोई जगह ही नहीं छोड़ी। तो अर्बन गवर्नेंस में कहीं स्ट्रीट वेंडर्स फिट ही नहीं बैठते, तो यहां पर भी एक रिफॉर्म की जरूरत है। एंड थर्ड, सोसाइटी के लेवल पे, हमारे और आपके लेवल पे बेसिकली यहाँ पे एक स्ट्रीट वेंडर्स को हम आउटक्लास की तरह ट्रीट करते हैं और मार्जिनलाइज या स्टिग्मेटाइज करते हैं। आप इमेजिन करो कोई ठेले वाला आप दोस्त बनाओगे कभी, बहुत 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 रेयर। तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी टैबू और स्टिग्मा एसोसिएटेड है सोसाइटी लेवल पे भी। तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम गवर्नमेंट के लेवल पे नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी प्रॉब्लम है, हरास करते हैं। गवर्नमेंट के लेवल पे भी कि उन्होंने अर्बन गवर्नेंस का एक ऐसा लॉ ला दिया, ऐसा कंसेप्ट ला दिया जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स फिट ही नहीं बैठते। और सोसाइटी के लेवल पर भी क्योंकि हम स्टिग्मा अटैच करते हैं, हम उनको अच्छी नजर से देखते ही नहीं, हम बोलते हैं अरे ठेला वाला है। अर्बन डेवलपमेंट बोलते हैं ना, अरे ठेला लगा लिया, देखो इतनी सुंदर सोसाइटी है, कितना गंदा दिख रहा है। तो हमारे दिमाग में भी अर्बन डेवलपमेंट में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है, एंड दैट इज द एंटायर प्रॉब्लम। तो इस आर्टिकल का पॉइंट ये है कि स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनको एक्ट तो ला दिया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कोई भी एक्ट लाने के बाद जो चैलेंजेस जो एक्चुअली में डील करने थे वो कहीं ना कहीं अभी भी बच गए। और वे फॉरवर्ड जो बताया जा रहा है कि बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन को सपोर्ट लाया जाए टॉप डाउन डायरेक्शन से, मतलब ऊपर से मिनिस्ट्री लेवल से नीचे 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 करके सपोर्ट लाया जाए और इम्प्लीमेंट बेटर किया जाए ऑफ कोर्स। फिर जो ये इनके ऊपर कंट्रोल है इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, मतलब पूरा कंट्रोल एक के पास नहीं, एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास नहीं, इसको डिसेंट्रलाइज तोड़ तोड़ के पावर दिया जाए या अथॉरिटी दी जाए। एंड पीएम स्वानिधि एक ऑलरेडी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कोविड में जो इनने बहुत ज्यादा सफर किया है उनको लोन प्रोवाइड करा जा रहा था सरकार के द्वारा, पीएम स्वानिधि स्कीम या योजना आई थी। इट इज अ माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। ये एक पॉजिटिव एग्जाम्पल है, मतलब ये एक अच्छी चीज एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया गया है यहाँ पे। इसी तरीके से और भी चीजें लाई जा सकती हैं फॉर वेंडर्स। अच्छा, एक और चीज, टाउन वेंडिंग कमिटीज। ऐसे बोला जा रहा है टाउन वेंडिंग कमिटीज, छोटी छोटी कमिटीज बनाए, स्ट्रीट वेंडर्स उसके मेंबर बनेंगे और रिप्रेजेंट करेगा कोई उनको, उनकी आवाज ताकि कानों तक पहुंच पाए अथॉरिटीज। ओके, एंड दिस वाज ऑल द आर्टिकल वाज अबाउट। अच्छा, इस नेक्स्ट आर्टिकल में बहुत सिंपल सी बात बोली जा रही है कि जो खाना पीना है, मील्स हैं, उनका कॉस्ट पिछले कुछ सालों में देखा गया है, एक रिपोर्ट निकाली गई थी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा गया है इन द लास्ट 5 years खाने पीने की कॉस्ट 71% बढ़ गई है और इनकम सिर्फ और सिर्फ 37% बढ़ी है। तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, खास तौर पे जो मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि खाने का कॉस्ट 71%, आप इमेजिन करो। और ये कैसे, महाराष्ट्र को एक जगह को लेकर, महाराष्ट्र को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे डेटा एक्सेस करना, डेटा ले पाना आसान था, और वेजिटेरियन थाली का एग्जाम्पल लिया और ऐसा देखा कि अच्छा एक वेजिटेरियन थाली इतने रुपए की है तो दिन की 2 थाली किसी एक इंसान को जरूरत पड़ती होगी, उसको लेकर कैलकुलेट किया गया कि इनकम कितनी बढ़ी है, सिर्फ 37%, और प्राइस कॉस्ट ऑफ फूड कितना बढ़ गया है, 71%। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है यहाँ पे जो बताया जा रहा है, और इस टेबल में भी बाकायदा रिप्रेजेंट किया गया है एक एक चीज की कॉस्ट, कि यहाँ पे ग्राम्स थाली में कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट पर केजी राइस, आटा, ऑयल, टोमेटो, जो भी बेसिक चीजें होती हैं जिनकी जरूरत पड़ती है खाना बनाने में, उन सब बेसिक चीजों की कॉस्ट लेकर फिर कैलकुलेट किया गया है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है बेसिकली सैलरी में जितनी बढ़ोतरी हुई है और कॉस्ट ऑफ फूड में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ऑलरेडी काफ़ी सारी कंट्रीज में इन्फ्लेशन चल रहा है इंक्लूडिंग इंडिया। इन्फ्लेशन मतलब बेसिकली जो चीज़ है वो
बहुत ज़्यादा फालतू इन्फ्लेटेड प्राइस पर होकर बिक रही है। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, जिस चीज़ की जितनी वैल्यू नहीं है उससे ज़्यादा पर बिक रही है वो। जब इन्फ्लेशन चलता है ना तो किसी भी इंसान की परचेजिंग पावर बहुत गिर जाती है। इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है परचेजिंग। तो ये परचेजिंग पावर कम होती है तो मान लो आज से 5 साल पहले मैं 100 रुपये में जितना सामान खरीद सकती थी, आज की डेट में 100 रुपये में ही मैं उससे बहुत कम सामान खरीद पाऊंगी बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन दिस परचेजिंग पावर। तो ये हमको बेसिकली ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा हमारे परचेजिंग पावर में रिडक्शन आ गया है। क्यों? क्योंकि सैलरी या इनकम एवरेज सिर्फ 37% बढ़ी है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फूड कितना बढ़ गया है? 71%। और इसका एक रीज़न जो हो सकता है दैट कुड बी फूड क्राइसिस एज वेल। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इंक्लूडिंग यूएन ने वार्न किया है कि आगे आने वाले टाइम में पूरे दुनिया में फूड क्राइसिस आ सकता है, मतलब लिटरली खाने की कमी। वी आर लकी कि हम इस तरीके की कंट्री में रह रहे हैं या हम इस तरीके के हाउस होल्ड में रह रहे हैं कि फूड क्राइसिस जैसी चीज़ हमको देखनी नहीं पड़ी आज तक। लेकिन बहुत सारी और कंट्रीज जहाँ पे वॉर चल रहा है या जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशंस के वजह से खराब हालत चल रही है, वहाँ ऑलरेडी फूड क्राइसिस आ चुका है। इनफैक्ट इवन गाजा में बोला जा रहा है, पैलेस्टीन में बोला जा रहा है कि जून जुलाई तक फेमाइन आ जाएगा। फेमाइन का मतलब होता है कि फूड शॉर्टेज के वजह से जब लोगों की डेथ होने लगे, पर 1000 हर दिन 2 से 4 लोग मरने लगे बिकॉज ऑफ भूखमरी, उसको फेमाइन बोला जाता है। तो फूड क्राइसिस भी आ रहा है एंड फूड क्राइसिस का एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉर एंड ये सब चीज़ों के अलावा इज क्लाइमेट चेंज। ऑलरेडी पहले जितनी उपज हुआ करती थी ना, खेतों में हम उगा पाते थे फूड ग्रेन, वो ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। बीच में अगर आपको याद हो कुछ महीनों पहले टमाटर सडनली बहुत महंगे हो गए थे, और वो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि सडन क्लाइमेट चेंज की वजह से एक नई डिजीज आई थी जो टमाटरों में फैल गई थी, तो टमाटर के पूरे पूरे खेत बर्बाद हो गए थे, इसलिए बहुत ही कम टमाटर बचे थे, तो हाई प्राइस पे बिक रहे थे वो। तो यहाँ पे हाई प्राइस पे बिकने के कारण और ये सब हुआ था। फूड क्राइसिस क्लाइमेट चेंज की वजह से आती है। तो दिस कुड बी एन ऑनसेट या इंट्रोडक्शन ऑफ फूड क्राइसिस इन इंडिया। हो सकता है आज ना है, आज से 50 साल बाद इतना बड़ा इफेक्ट दिखे, बट दिस वेरी वेल कुड बी अ स्टार्ट ऑफ समथिंग लाइक अ फूड क्राइसिस। ओके, and so people, here we are done with all the important articles of 30th, sorry, 1st. अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, फटाफट से एक बार 30th को डिस्कस कर लेते हैं कि 30th को क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई है। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज एक्सपर्ट पैनल फेवर्स रीओपनिंग ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर। तो केरला में ना एलिफेंट कॉरिडोर होता है, मतलब एलिफेंट्स हमेशा माइग्रेट करते हैं, इधर से उधर घूमते हैं सीजन के हिसाब से, बाकायदा झुंड में। तो ये जिस पाथ को फॉलो करता है ना, ये एंशिएंट है, मतलब उनके पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज उसी पाथ को हमेशा से, उन्हीं रास्तों को फॉलो करते होकर जाते थे। इसको बोला जाता है एलिफेंट कॉरिडोर। अब उन रास्तों पर शहर बन गए हैं, लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली, अपना घर बार बना लिया, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आता है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मतलब कई बार आप न्यूज़ में सुनते हो कि चीता खेतों में घुस गया, या चीता किसी सोसाइटी में घुस गया, या एलिफेंट खेतों में घुस के खेत बर्बाद कर दिए। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि पहले उन जगहों पे जंगल हुआ करते थे, अब जानवरों के लिए बेरली कोई जगह बची है। और इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो आपने पहले भी एक द हिंदू के आर्टिकल में पढ़ा होगा, वॉज अबाउट रीलोकेशन ऑफ एनिमल, जिसको बोला जाता था रेस्क्यू। तो प्रॉब्लम आती है, जिसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल आया था कि रेस्क्यू करके एनिमल्स को बचाकर, पकड़कर बेसिकली उनको रीलोकेट कर दिया जाता है अगर कोई भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो अब इस रीलोकेशन में प्रॉब्लम क्या होती है? रिसर्च की गई और ये देखा गया कि मैक्सिमम एनिमल्स सर्वाइव भी नहीं कर पाते। आप किसी को उसके घर से पकड़ के कहीं एकदम नई जगह पे डाल देते हो, जहां उसको आता पता नहीं है, खाना कहाँ मिलेगा, सर्वाइव कैसे करें, क्या क्या थ्रेट है, क्या क्या कौन कौन दुश्मन हो सकते हैं, ये भी नहीं पता, तो सर्वाइवल रेट उस एनिमल की ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाती है। तो रेस्क्यू के नाम पे ऑलरेडी एनिमल्स का बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे रीलोकेशन चल रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली केरला में भी सेम ही चीज चल रही थी। क्या हो रहा था यहाँ पे कि एक
डिस्ट्रिक्ट है इदुक्की नाम है जिसका, वहां पर चिन्नकनल करके एक जगह है, उस जगह पर एलिफेंट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जिसपे हाईकोर्ट, केरला हाईकोर्ट ने एक एक्सपर्ट का पैनल बिठाया और इस एक्सपर्ट पैनल ने रेकमेंड किया है कि अभी के लिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा था, बेसिकली वहां पे जो फूड ग्रेन का शॉप्स थे, राशन शॉप थे, वहां पे एलिफेंट घुस के अटैक करते थे। तो इन द लॉन्ग रन ऐसा बोला गया है कि एलिफेंट कॉरिडोर को बंद नहीं कर सकते, खोलना पड़ेगा, एलिफेंट कॉरिडोर्स नीड टू बी रीओपन। ठीक है, यहाँ पे अब क्या किया जाएगा, बेसिकली एलिफेंट्स को ना जाने के लिए एक जगह है मुन्नर लैंडस्केप, वहां पे पहुंचने के लिए एक कुछ एकड़ का 4000 कुछ एकड़ का लैंड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके थ्रू क्रॉस करके एक ब्रिज तरीके का बनाकर एंड वो सेफली जहां मुन्नर लैंडस्केप है जहां पे उनको जाना होता है वहां जा सकते हैं। तुरंत में जो राशन शॉप्स की दिक्कत है उससे डील करने के लिए एक्सपर्ट पैनल ने बोला है कि फेंस कर सकते हो आप राशन शॉप्स को। ठीक है, मतलब आप फिलहाल के लिए इमीडिएट एक्शन के लिए फेंसिंग कर दो ताकि एलिफेंट्स वहां अंदर घुस ना पाए, तो लड़ाई होने का कोई चांस ही नहीं। एंड दिस इज व्हाट द एंटायर आर्टिकल इज अबाउट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वार्मिंग ऑफ इंडियन ओशन टू एक्सेलरेट। ऐसा माना गया है कि 1950 से 2020 में, ईयर 1950 से 2020 तक, मतलब कुछ 70 सालों के अंदर ही इंडियन ओशियन 1.3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो चुका है, जो कि और भी ज्यादा बढ़ने वाला है टू 1.7 डिग्री सेल्सियस एंड अल्टीमेटली ये अगले, और अभी 2024 चल रहा है तो 2100 ईयर तक, जो कि हमको सोचने में बहुत दूर लगता है लेकिन क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उतना दूर है नहीं, तब तक 3.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इतना ज्यादा राइज इन टेम्परेचर इंडियन ओशन। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा जैसे कि हमारा भारत देश इस तरीके का है, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आता है, यहाँ पे आता है इंडियन ओशन और यहाँ पे आता है अरेबियन सी। तो ज्यादातर टाइम ना हाई टेम्परेचर इस जगह पे होता है, और आप देखेंगे साइक्लोन वगैरह जो बवंडर आते हैं वो बे ऑफ बंगाल के साइड से आता है, बट आजकल सुनने को मिल रहा है इस तरफ भी, अरेबियन सी में भी और इवन इंडियन ओशन में भी साइक्लोन्स आ रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? दिस इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ सी लेवल के, या सी का जो टेम्परेचर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है उसके वजह से। ना सिर्फ ये, जो समंदर में कोरल्स होते हैं, कोरल्स जो होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोरल्स और फाइटोप्लैंक्टन, जिनके वजह से समंदर एक तरीके से जिंदा है। बहुत सारे मरीन एनिमल्स के लिए ये फूड सोर्स भी होता है और उनका हैबिटेट भी होता है। ये कोरल की ब्लीचिंग हो रही है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, मतलब धीरे धीरे करके ब्लीच होते हैं एंड देन दे डाई, और कोरल्स को फिर बनने में कई 100 साल लगते हैं, कोरल रीफ्स को बनने में। तो अगर ये कोरल्स खत्म हो जाता है तो धीरे धीरे करके मरीन लाइफ के लिए या समंदर में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू साइक्लोन्स, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स। सेकेंड प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू कोरल ब्लीचिंग एंड सी ग्रास, समंदर के अंदर भी जो ग्रास होती है, और केल्प होता है, केल्प फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो वहाँ समंदर के अंदर की मरीन लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होती जाएंगी। ये टेम्परेचर और रिसर्च में बताया गया है कि ये टेम्परेचर राइज होके इतना पहुंचने वाला है कि आप मान के चलो, जो हिरोशिमा में एटम बॉम्ब गिराया गया था, हिरोशिमा जापान में एटम बॉम्ब गिराया गया था, दिस विल बी लाइक कि हर एक सेकंड एक एटम बॉम्ब के बराबर हीट ओशन में गिराई जा रही है, इतना ज्यादा। तो इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनी मरीन लाइफ टू सर्वाइव इन द ओशन इन द अपकमिंग ईयर, मे बी नेक्स्ट 100 years, बट डेफिनेटली करेंटली। अच्छा, बाय द वे, ये जो टेम्परेचर नापा गया था ये 2000 मीटर तक नापा गया था एंड करेंटली इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4.5 जीटा जूल्स। जूल्स जो होती है ये एनर्जी की यूनिट होती है, हम जो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो जूल्स में कैलकुलेट करते हैं। तो जीटा जूल्स इज इक्वल टू 1 बिलियन ट्रिलियन जूल्स, इतनी एनर्जी। तो ये इतना ज्यादा हीट अप होने वाला है इन द अपकमिंग ईयर्स कि इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 हिरोशिमा एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेशन। मतलब ऐसे हर एक सेकंड ओशियन के अंदर हर एक दिन एक एटम बॉम्ब ओशियन के अंदर फोड़ा जा रहा है। इस लेवल पे टेम्परेचर्स राइज होने वाले हैं, जिसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर होता है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? आप
पानी में जब हीट बढ़ती है ना तो पानी एक्सपैंड करता है, जिस कंसेप्ट को बोला जाता है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये काफी बार पहले भी पढ़ चुके हैं। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये थर्मल एक्सपेंशन कहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कंपेयर टू जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इन सब के कंपैरिजन में। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से आने वाले सालों में जो कोस्टल एरियाज हैं, जो सिटीज हैं, टाउन्स हैं, कोस्ट में जो बसे हुए हैं, वो पानी के अंदर ही डूब जाएंगे। थर्मल एक्सपेंशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम रिलेटेड टू, एंड दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज ऑल अबाउट। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, चाइना इज ऑल सेट फॉर द लॉन्च ऑफ मिशन टू फार साइड ऑफ द मून। ये फार साइड ऑफ द मून, मून का वो तरफ है जो हमको कभी भी नहीं दिखता है, हमेशा अंधेरा होता है, वहां पर चाइना मिशन लॉन्च कर रहा है और इस एयरक्राफ्ट का चाइना के नाम है चांगे 6। ऑलरेडी एक चांगे मिशन 2007 में चाइना भेज चुका है, विच वॉज द फर्स्ट वन। अब इतने सालों बाद चाइना चांगे 6 को भेज रहा है, और ये चांगे 6 को भेज के क्या करना चाहता है, वो जो फार साइड ऑफ द मून है वहां सर सॉइल और रॉक्स कलेक्ट करके और बेसिकली डेटा इकट्ठा करके रिसर्च करके लाना चाहता है। मून मिशंस आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। हमने चंद्रयान 3 भेजा था विच वॉज फाइनली सक्सेसफुल। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होकर मून के साउथ पोल पर लैंड करके और एक रोवर और लैंडर लेके गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और रोवर का नाम है प्रज्ञान, जो घूम घूम के वहां पे रिसर्च इकट्ठी करेगा। इसी तरीके से यूएस भी एक मून मिशन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है आर्टेमिस, ठीक है, ARTEMIS। तो मून मिशन आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। इंडिया ने ये भी डिसाइड किया है कि बहुत ही जल्द हम अगले आने वाले कुछ सालों के अंदर हम एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भेजने वाले, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। तो इवन इंडिया हैज डिसाइडेड दिस। तो चाइना भेज रहा है चांगे 6, और नॉट जस्ट दिस, चाइना ने चांगे 7 और 8 के मिशन भी डिसाइड कर लिया है। 7 जाएगा 2026 में और 8 जाएगा 2028 में, जिसमें चाइना विल एक्सप्लोर द साउथ पोल, जहां पे इंडिया का चंद्रयान लैंड हुआ है ना, उसको एक्सप्लोर करेगा फॉर वाटर एंड बिल्ड रूडिमेंट्री आउटपोस्ट विथ रशिया। तो चाइना ये रशिया के साथ मिलकर कर रहा है। इस चीज में नासा और यूएस का ऐसा कहना है कि चाइना वहां पे मोनोपोली अपनी बसा लेगा और बेसिकली और किसी और को फिर वहां एक्सप्लोर नहीं करने देगा। बट अब ये सब पॉलिटिकल चीजें थोड़ी होती हैं। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो जानने के लिए ये है कि नासा के ऊपर कंप्लीट बैन है, नासा को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इट इज कंप्लीटली बैंड बाय यूएस लॉ फ्रॉम एनी कोलैबोरेशन, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, विथ चाइनीज स्पेस एजेंसी। तो चाइना और यूएस मिलके कोई स्पेस मिशन लॉन्च करें, ये बहुत ही मुश्किल। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, साउथ पोल को बोला गया है बाय साइंटिस्ट दैट इट इज द गोल्डन बेल्ट फॉर ल्यूनर एक्सप्लोरेशन, क्योंकि पोलर आइस जो है, बर्फ पे, चांद पे बर्फ पाई गई है ऐसा बोला जाता है पोलर। और इनफैक्ट चंद्रयान 1, हमारा चंद्रयान 1 था, दैट वाज द फर्स्ट एवर स्पेसक्राफ्ट जिसने ये डेटा रिलीज किया था कि मून पर पानी हो सकता। हमने बताया था ये दुनिया को। पोलर आइस कुड सस्टेन लॉन्ग टर्म रिसर्च। ऐसा माना जाता है साउथ पोल पर पोलर आइस है जहां पे रिसर्च अगर करें तो हमको शायद कुछ वाटर की निशानी मिल सकती है, इसलिए उसको गोल्डन बेल्ट माना जाता है साउथ पोल को। तो चांगे 7 और 8 जो चाइना भेजना चाहता है इन 2026 एंड 2028, ये सब चाइना भेजना चाहता है टू द साउथ पोल ऑफ मून। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज अबाउट EVM VVP। यहां पर कोर्ट के सामने एक केस आया था। इस केस का नाम था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड अनदर। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। 3 मुद्दे सामने आए थे। एक तो ये कि EVM और VVPAT की बेसिकली गिनती पूरी की पूरी कराओ। मैं अभी बताती हूँ 2 मिनट में VVPAT क्या होता है। दूसरा, बैलेट सिस्टम ले आओ। और तीसरा, नन ऑफ द अबव ऑप्शन अगर नोटा अगर चूज होता है तो री इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। ठीक है, ये 3 इश्यूज आए थे। सबसे पहली वाली जो चीज थी जिसको बोला जा रहा था EVM और VVPAT। VVPAT क्या होता है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अब इसमें क्या होता है, आप वोट देते हो तो आपको वो EVM मशीन सामने होती है जिसमें बटन होता है, अलग अलग पार्टी के सिंबल्स होते हैं। आप वोट देते हो, आप किसी एक बटन को प्रेस करते हो, वहां साइड में एक छोटा सा पेपर निकल के आता है बिल जैसा, उसमें आपका नाम लिखा होता है, आपको वोटर ID लिखा होता है और लिखा होता है आपने किसको वोट दिया, तो आपको दिखता है और फिर वो निकल के चला जाता है अंदर। ठीक है, एक बिल तरीके का निकलता है, इसको बोला जाता है VVPAT।
वीवीपीएटी का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये आपको ये दिखाता है कि हाँ आपने वोट इसी कैंडिडेट को दिया कि नहीं। अब यहाँ पे किया क्या जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए कि नहीं, इलेक्शन सही तरीके से हुए कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ईवीएम में जाकर, ईवीएम में किसी इंसान ने वोट दिया तो कुछ रैंडम लॉट चूज कर लेते हैं, मान लो 10 का लॉट निकाल लें और वीवीपीएटी का लॉट निकाल लें, मतलब वो वीवीपीएटी पेपर ट्रेल निकाल लें, ठीक है। तो रैंडम लॉट को चूज करके उसको मैच करके देखा जाता है। अगर मैच हो गए तो मतलब वो पूरा का पूरा लॉट एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ इस पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इस पूरे के पूरे जगह में सही तरीके से इलेक्शंस हुए। अगर मैच नहीं हुआ तो पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट किया जाएगा कि इलेक्शन कि यहाँ पे इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ, पूरा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसा मानना था, ऐसा पिटिशन फाइल की गई थी कोर्ट में कि एक एक ईवीएम का वोट एक एक वीवीपीएटी के साथ मैच कराया जाए। तो कोर्ट का कहना हो गया कि फिर ये तो सीधा सीधा बैलेट सिस्टम हो गया, पेपर बैलेट, जैसे पहले जमाने में वोट देते थे पेपर में लिख के फोल्ड करके डालो और फिर मैच कराया जाता था। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कोर्ट का कहना था कि दिस ईवीएम और वीवीपीएटी एक एक को अगर पकड़ के मैच किया जाएगा तो दिस विल बी एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैरी आउट। तो इसका सोल्यूशन फिर दूसरा जो चीज आई कि फिर तो बैलेट सिस्टम ही कर लो, पेपर बैलेट, जैसे पहले जमाने में पेपर में लिख के वो फोल्ड करके वोट डालते थे, फिर एक एक पेपर की गिनती करना, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी नहीं। तो कोर्ट ने उसको तो आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। तीसरा सवाल जो कोर्ट के सामने आया था वो ये था कि भाई अगर नोटा होता है, मतलब आपके पास ऑप्शंस आते हैं ना, तो आपको अगर कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आपने नोटा सिलेक्ट कर दिया। तो अगर नोटा आता है ना तो अभी तक क्या चलता है कि नोटा के केस में जो सेकंड हाईएस्ट कैंडिडेट है, मतलब नोटा के बाद जिसको सेकंड हाईएस्ट, जिस कैंडिडेट को सेकंड हाईएस्ट वोट मिले वो जीत जाता है। पिटिशन ये डाली गई कि नहीं, इस केस में री इलेक्शन कराया गया, जिसको अगेन कोर्ट ने रिजेक्ट किया। एंड दिस इज व्हाट द एंटायर आर्टिकल इज अबाउट। अच्छा, यहाँ पे जो बात हुई है ना, इसमें ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कहना था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि यार आज तक के इतने इन ऑल दीज ईयर्स ऐसा एक भी केस आप हमारे सामने नहीं ला सकते जिसमें ईवीएम और वीवीपीएटी को जब हमने मैच किया तो मैच नहीं हुए। तो आप एक भी एविडेंस या एक भी केस सामने ले आओ तो वी विल एडमिट, बट एक भी जब केस ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि इलेक्शंस फेयर नहीं है या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हो रहे हैं। एक भी केस आज तक ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे बात ये चल रही थी कि बेसिकली पॉपुलेशन की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कोई होती है वहां पे अलग अलग पॉपुलेशन होती है, उसके हिसाब से लॉट सिलेक्ट किया जाए। तो एक जो जहां पे रिफॉर्म की जरूरत पड़ सकती है, जहां पे मे बी द सुप्रीम कोर्ट हैज फेल्ड एंड द जजमेंट इज डिसअपॉइंटिंग, उसको ये बोला जा रहा है कि ना तो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ना ही कोर्ट ने, ना ही गवर्नमेंट ने, किसी ने भी बाय लॉ किसी भी तरीके से ये फिक्स नहीं किया है कि कितना लॉट उठाया जाएगा। मतलब ईवीएम और वीवीपीएटी को मैच करने के लिए कितना लॉट उठाएंगे किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। अच्छा, लॉट उठा लिया, एक्सेप्ट हो गया तो सही है, काउंटिंग के लिए चला जाएगा। रिजेक्ट हो गया इन केस तो फिर क्या होगा। ये सारे बहुत सारे लूप होल्स बचे हुए हैं जो कोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा मौका था यहाँ इस जजमेंट के थ्रू कि कोर्ट रिजॉल्व कर सकता था इस इशू को, ये छोटे छोटे लूप होल्स को, गड्ढों को भर सकता था, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। एंड दैट इज वाई बोला गया कि दिस जजमेंट इज डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, यहां पे बोला गया है कोर्ट्स नज, मतलब अगेन सुप्रीम कोर्ट में ये एक पीआईएल फाइल हुई थी और कोर्ट ने ऐसा बोला है कि जो हॉस्पिटल चार्जेस हैं उसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत। क्यों बोला गया है? पीआईएल जो फाइल हुई थी उसमें ऐसा बोला गया है कि भाई हॉस्पिटल में जो प्रोसीजर्स होते हैं, खासतौर पे प्राइवेट सेक्टर में, उनके रेट्स को रेगुलेट करने की जरूरत। क्योंकि आप पब्लिक हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, उसी चीज को लेकर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो इतना ज्यादा रेट का डिफरेंस है कि मान लो आपको मोतियाबिंद की सर्जरी करानी है, कैटरैक्ट नॉर्मल, वही आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो वो 30,000 है या 10 से लेके 30,000 तक हो जाता है, और आप प्राइवेट में जाओ तो वो 30,000 से लेके 1,40,000, सॉरी 30,000 से लेके 1,40,000 तक रेट जाता है। इतना ज्यादा वेरिएशन। तो एक्सक्यूज मी, एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि भाई आपके पास ऑप्शन है
आपको अगर नहीं जाना है प्राइवेट में, आपको नहीं चाहिए वैसा, इतना महंगा नहीं कराना, आप गवर्नमेंट में चले जाओ। लेकिन दिस इज एक्चुअली नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि आप गवर्नमेंट में जाते हो तो आपको उस लेवल का क्वालिटी नहीं मिलता है, आपको स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी नहीं मिलता है। तो किसी भी इंसान को जिसको अच्छा ट्रीटमेंट कराना है, उसके पास एक्चुअली में कोई ऑप्शन नहीं है, उसको जाना ही पड़ेगा टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पे, कोर्ट ने ऐसा बोला है कि भाई क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट एक होता है, उसमें जो रूल 9 होता है उसका उल्लंघन या वायलेशन है इस तरीके के चार्जेस करना। क्यों? इसका रूल 9 बोलता है कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स मतलब कि हॉस्पिटल्स शैल चार्ज द रेट्स फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोसीजर एंड सर्विसेज विद इन द रेंज ऑफ रेट्स डिटरमाइंड या इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट रेट या डिसाइड करेगी, एक आपको ब्रैकेट प्रोवाइड करेगी, उसके अंदर ही ये क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रेट चार्ज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम नहीं। तो इस तरीके का एक रेंज डिसाइड करके सेंट्रल गवर्नमेंट देगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। कोर्ट ने रूल क्या किया कि भाई फिलहाल में गवर्नमेंट हैज फेल्ड कि इस तरीके का कोई भी रेगुलेटरी रेट्स लेकर आए, तो यहां पर एक बहुत ही बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। दूसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोली गई है, इस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस लाने की जरूरत है, STGs। इससे क्या होगा? रेलेवेंट क्लिनिकल नीड्स, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ केयर एंड कॉस्ट, सब कुछ मतलब क्वालिटी भी इंश्योर हो जाएगी। अगर आप स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन ला देते हो, उसके अंदर आप रेंज डिसाइड करके बता दो किस रेंज के अंदर करना ही करना है, रेट्स उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, फिर आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बता दो, तो आप अगर स्टैंडर्ड एक लेके आ जाते हो ना तो सबके लिए आसान हो जाएगा। STGs, ठीक है। STGs कैन एड्रेस confounders that account for varying level of care for various hospital procedures while ensuring clinical autonomy to respond to individual needs। बेसिकली STG एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लेकर आ जाएगा जिससे सारे के सारे हॉस्पिटल्स को, बी इट प्राइवेट और गवर्नमेंट में सर्विसेज एंड क्वालिटीज बेटर हो जाएंगी और प्राइवेट के रेट स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे, तो दोनों ही जगह पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज जिसकी बात की गई है, दैट इज द पॉपुलेशन विथ आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट लेवल्स। बेसिकली बोला ये जा रहा है कि प्रोवाइडर्स मस्ट रिलाई ऑन रीइंबर्समेंट फ्रॉम पूल पेमेंट्स कवरिंग मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। विथ गवर्नमेंट सपोर्ट पेयर्स एंड प्रोवाइडर्स कुड एग्री ऑन प्राइसिंग दैट प्रोवाइड्स। यहाँ पे क्या होता है, तो बेसिकली ऐसे समझो कि जो बहुत ही ज्यादा अमीर है, जो रिच हैं, वो तो प्राइवेट में ही जाएंगे, उनके पास पैसे हैं। फिर जो पुअर है एक्सट्रीमली, उनके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स बना रखी हैं, आयुष्मान भारत योजना जैसे। बचते कौन है? ये मिडिल क्लास और OOP वाले, आउट ऑफ पॉकेट ऑप्शंस या आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट वाले। ये जो थोड़े मिडिल क्लास या मिडिल इनकम ग्रुप होता है, इनके पास ना तो अफोर्ड कर पाते हैं ये प्राइवेट और ना ये गवर्नमेंट में जाके करा पाते हैं, क्योंकि इनके लिए योजनाएं नहीं होती अच्छी वाली, ठीक है। तो इन पर एट द एंड ऑफ द डे ये जो पूरे हॉस्पिटल के चार्जेस इस तरीके के चल रहे हैं, वो आखिरी में इफेक्ट करती हैं मिडिल क्लास आदमी को, क्योंकि गरीबों के लिए सरकार ने योजना बनाई और अमीरों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वो प्राइवेट में ही कराएंगे। एक्चुअली में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को ये ज्यादा अफेक्ट, इसलिए कोर्ट का ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट हैज फेल्ड और गवर्नमेंट को एक स्टैंडर्ड मेजर लेकर आना चाहिए इन सारे रेट्स को खासतौर पे रेगुलेट करने के लिए, प्लस क्वालिटी को भी रेगुलेट करने के लिए। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे बोला जा रहा है पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, मतलब नए चेंजेस लाने की जरूरत है। और ये तो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि हाल ही में फिर से न्यूज में आने लगा है कि भाई बर्ड फ्लू फैल चुका है, H5N1 इन्फेक्शन। और H5N1 इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपको ह्यूमन से लेकर, मतलब आप एंटार्क्टिक में ईगल्स से, आर्कटिक में सील से, पोलर बियर सब में देखा जा चुका है। तो ये अक्रॉस द स्पीशीज फैलता है, इट्स अ वेरी डेंजरस वायरस। H5N1 से डील करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है एक फार फेच्ड अप्रोच, पोल्ट्री रिफॉर्म। क्योंकि बेसिकली द थिंग इज कि आप कहीं भी जाके देखते हो ना, जहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग चल रही होती है, खास तौर पे जहाँ पे हेन और इन सबको रखा जाता है, उनके इतने अनहाइजीनिक कंडीशंस होते हैं, एकदम छोटे छोटे जगहों पे, छोटे छोटे स्पेसेस में बहुत सारे जानवर भर के रखते हैं अनहाइजीनिक तरीके से, अनहेल्दी तरीके से। और ये तक बोला गया है कि ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है
कि पोल्ट्री यूनिट सबसे ज्यादा पोल्यूशन कॉज करते हैं। दे कॉज मोर देन 5000 बर्ड्स जहां पे होते हैं, दे आर अ पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। बहुत ज्यादा पोल्यूशन वहां से कॉज भी होता है। तो हर तरीके से अनहाइजेनिक एंड पोल्यूशन। ना सिर्फ ये, आसपास के उनके लोकल बॉडीज, लोकल सोसाइटीज जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री के आसपास, उनके तक कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि जो एक्सक्रीटा होता है, जो एनिमल वेस्ट होता है, वो इतना ज्यादा अमाउंट में होता है कि उसको फर्टिलाइजर के बाद यूज करके भी ना जमीन पे इतना बच जाता है कि सॉइल तक बर्बाद हो जाता है, मिट्टी तक किसी काम की नहीं बचती। और उसमें से फ्यूम्स इतने ज्यादा आते हैं कि लोगों को, आसपास वाले लोगों को ना डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर करके रहना पड़ता है उनके आसपास, जिसकी वजह से फिर अगेन उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती। तो ना सिर्फ इस अनहाइजीनिक कंडीशन की वजह से H5N1 जैसे बड़े बड़े वायरस फैल रहे हैं, बल्कि आसपास के लोगों को भी दिक्कत हो रही है, पोल्यूशन भी हो रहा है। और इन सब चीजों का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, इन सब चीजों का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। 15 मिनट बस। ओए तो द इंटायर पॉइंट इज कि ये सारी चीजें सॉल्व की जा सकती हैं अगर सिर्फ हाइजीनिक कंडीशन, एनिमल्स को ढंग से ट्रीट किया जाए, एनिमल्स को हाइजीनिक तरीके से रखा जाए, तो ये सारी की सारी चीजें ट्रीट हो सकती हैं। लीगल रिफॉर्म यहाँ पे जो हमारी 269 लॉ कमीशन रिपोर्ट थी 2017 में जो आई थी, उसमें बेसिकली एविडेंस दिखाया गया है कि ये नॉन थेरेप्यूटिक एंटीबायोटिक्स जो पोल्ट्री के केस में दिए जाते हैं, ये भी अनहाइजेनिक है। तो बेसिकली 2 ड्राफ्ट रूल्स रेकमेंड किए गए हैं, जिसमें चिकन्स के वेलफेयर के लिए और एग इंडस्ट्री में इम्प्रूव किया जाए। बेसिकली एनिमल के वेलफेयर पे अगर ध्यान दिया जाएगा ना, तो इस तरीके के वायरस भी नहीं फैले जाएंगे। तो एनिमल मतलब एकदम रूट कॉज को यहाँ पे हिट कर रहे हैं। H5N1 से डील कर लेंगे, वैक्सीन बना लें, उसका चीजें बना लें कि हो ही ना, वो सब ठीक है। लेकिन आप रूट कॉज, जड़ को जब हिट करते हो ना, तब ऐसी चीजें इरेडिकेट होती है। जड़ यहाँ पे क्या है? एनिमल वेलफेयर। अगर उनको ढंग से रखा जाए, उनको ढंग से ट्रीट किया जाए, तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द एंटायर आर्टिकल इज अबाउट। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़पेपर जो सेकंड को आया, उसमें काफी कम आर्टिकल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बट काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले अप्रैल का ग्रॉस जीएसटी टेकिंग पावर पास्ट 2.1 लाख करोड़। ये आज तक के जीएसटी के सारे कलेक्शंस में नया रिकॉर्ड बनाया गया है। पहली बार, मतलब लास्ट जो रिकॉर्ड था, लास्ट टाइम भी अप्रैल का ही रिकॉर्ड था। और अप्रैल में क्यों रिकॉर्ड बनाते हैं? क्योंकि ज्यादातर टाइम फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो रहा होता है, तो जीएसटी फटाफट करके लोग फाइल कर रहे होते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा कलेक्शंस अक्सर अप्रैल में ही देखने को मिलते हैं। तो अगेन पास्ट के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ के अप्रैल का ग्रॉस जीएसटी टेकिंग पावर, इट हैज गॉन पास 2.1 लाख करोड़। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे बेसिक सी इतनी सी बात है कि पिछले अप्रैल का ये तोड़कर आगे बढ़ा है। जीएसटी आया कहाँ से था, कब आया था, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जीएसटी तो जीएसटी आया था 101st अमेंडमेंट, जिसमें सेंटर और स्टेट ने बाकी सारे के सारे, जैसे कि कस्टम्स ड्यूटी, फिर एंटरटेनमेंट टैक्स और इस तरीके के सारे टैक्सेस को हटाकर एक टैक्स, वन सिंगल कॉमन टैक्स लाया था, जिसको बोला गया वन सिंगल टैक्स, जिसको बोला गया जीएसटी। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का कहना है कि दिस शोज कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। बट एक्चुअली में ये जीएसटी स्लैब्स जो बढ़ा दिए गए हैं, मतलब ज्यादा जीएसटी, और जीएसटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम पे लगता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना। बट इनडायरेक्टली भी हमारी जेब से ही जाता है ये। तो इतना सारा जो कलेक्शन हुआ है, इसको 2 तरीके हैं देखने के।
एक तरफ जो गवर्नमेंट बोल रही है कि दिस शोज कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दिस इज अ ह्यूज फीट, ह्यूज सेलिब्रेशन फॉर अस। दूसरा तरीका देखने का ये भी है कि हमारी जो जेबों से जा रहा है, ठीक है। और बेसिकली एक लैफर कर्व करके चीज होती है जो कि रिलेशन दिखाती है बिटवीन टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन एंड वेल्थ। तो बेसिकली ये बताता है कि एक टाइम अगर इसी तरीके से जीएसटी कलेक्शंस बढ़ते रहे और हमारी जेबों से जाते रहे इस तरीके से पैसे, तो एक टाइम पर ऐसा आएगा जब पीपल विल स्टॉप डूइंग एक्सपेंडिचर। पूरा का पूरा इकोनॉमी पता है कैसे चलता है, जब हमारे और आपके जैसे कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्चा करते हैं, वहां से पूरा इकोनॉमी का साइकिल चलता है। अगर हमारी जेबों से इस तरीके से पैसे जाते रहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पे, तो हमारे पास खर्चा करने के लिए कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, तो हम एक्सपेंडिचर करना बंद कर देंगे। एक्सपेंडिचर करना बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा इकोनॉमी का साइकिल ही रुक जाएगा। तो ये एक तरीके से सेलिब्रेशन की चीज़ भी बोली जा सकती है। लेकिन अगर जीएसटी स्लैब इसी तरीके से बढ़ता रहा और इन्फ्लेशन चलता रहा, तो जल्द ही द कंज्यूमर्स विल स्टॉप डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विच कुड प्रूव टू बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। ओके, तो भाई लोग ये लाया गया 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सबको स्टेट और सेंटर ने मिलकर सरेंडर कर दिया और एक इनडायरेक्ट टैक्स लेकर आए विच इज जीएसटी। ठीक है, दूसरा स्लैब कितना लगाया जाएगा, मतलब 18% लगाया जाएगा, 25% लगाया। ये जो टैक्स स्लैब होता है ये डिसाइड कौन करता है, दिस इज डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल बनाई गई है अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इसके चेयरमैन कौन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अभी हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो जो भी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वही जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन भी होते हैं। दिस इज सम बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू जीएसटी। Now coming on to the next important article, ये रहा, ISRO finds proof of enhanced possibility of water ice on polar craters of moon। ISRO ने पता लगाया है कि ISRO का बेसिकली स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है SAC, उन्होंने IIT कानपुर और IIT धनबाद के साथ मिलकर और साथ ही साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के साथ मिलकर ये पता चला है रिसर्च के थ्रू कि जो मून के पोलर सेंटर्स हैं, मतलब ऑपोजिट पोलर क्रेटर्स हैं, सॉरी क्रेटर मतलब मून पे ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है ना, ये इसको क्रेटर बोला जाता है। तो मून के पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे जो क्रेटर्स हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वाटर आइज यहाँ पर प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे अगर रिसर्च की जाए ना तो ज्यादा चांसेस है हमको कुछ ना कुछ हाथ लगे। द स्टडी suggests that the extent of water ice on northern polar region is twice that of southern। मतलब मून के नॉर्थ पोल, आप मान लो जैसे ये मून है, इसके नॉर्थ पोल पे जो क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं, वहां पर ऑलमोस्ट ट्वाइस 2 टाइम्स ज्यादा वाटर आइस प्रेजेंट है कंपेयर्ड टू साउथ पोल। ठीक है, ये स्टडी ने फाइंड आउट किया है। अच्छा, सबसे पहले दुनिया को किसने बताया था कि मून पर वाटर हो सकता है, चंद्रयान 1 हमारा मिशन था जो कि, और स्टडी ये किस किसने साथ साथ में मिलकर की है, इसरो ने, स्पेस, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, साथ ही साथ रिसर्चर्स ऑफ IIT कानपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी एंड IIT धनबाद ने मिलकर ये पूरी स्टडी या रिसर्च। हाल ही में मून मिशंस बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अभी हमने पढ़ा था चाइना मिशन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है चांगे 6, और 7 और 8 भी प्लान कर रहा है। इसी के साथ साथ US भी अनदर मून मिशन भेजने वाला है जिसका नाम है आर्टेमिस, और इंडिया भी प्लान कर रहा है 2040 तक कि हम एस्ट्रोनॉट्स को मून पर वापस से लैंड कराने वाले हैं। तो मून मिशंस फिलहाल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द रॉन्ग वे टू फाइट इनइक्वालिटी। यहाँ पे एक बहुत बेसिक सी चीज बताई गई है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यहाँ पे बोला गया है कि 2022 में एक बेसिकली रिपोर्ट निकल कर आई है जिसका नाम है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 से 2023।
ऑलमोस्ट 100 से भी ज़्यादा सालों की ये रिपोर्ट निकल के आई है, जिसमें ये देखा गया है कि 2022 में इंडिया की टॉप 1% पॉपुलेशन के पास 40.1% टोटल वेल्थ है। मतलब इंडिया में 1% पॉपुलेशन जो टॉप बिलियनर्स हैं उनके पास 40.1% की वेल्थ उन्हीं के पास है, और बाकी बचे जो बॉटम वाले हैं, बॉटम 50%, उनके पास सिर्फ 6.4% है। तो इसको देख के ऐसा लगता है कि अमीर सारा का सारा सब लेकर जा रहे हैं, सब खाते जा रहे हैं, और गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसको बोला जा रहा है कि ये गलत अप्रोच है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ है। अगर आप पिछले इतने सालों में देखें तो यहाँ ऐसे समझो कि ये पाए है या ये केक है, केक का बड़ा हिस्सा ऐसे हमको देख के ऐसा लग रहा है कि भाई इसका इतना बड़ा हिस्सा तो 1% खा जा रहा है, बाकी इतू सा हिस्सा बस बच रहा है गरीबों के लिए। बट एक्चुअली में हुआ क्या है, इन सालों में इस केक का साइज बढ़ गया है। तो एक्चुअली में ये जो छोटा सा हिस्सा है, जिनके पास सिर्फ मात्र 6.4% वेल्थ है, इनकी इनकम बढ़ी है, रियल इनकम इनकी एक्चुअली में बढ़ी है इन सालों में। रियल इनकम हैज इंक्रीज्ड। तो केक ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिल नहीं रहा, केक का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। अब यहां पे ऐसा बोला जा रहा है एक चीज कि वेल्थ टैक्स से रिलेटेड, अमीरों पर जो वेल्थ टैक्स लगाया जाता है वो अगर लगाया जाए तो क्या होगा। वेल्थ टैक्स का बोला गया है कि भाई देखो, कोई भी इंसान, ये जो अमीर और अमीर हुए हैं, दे हैव बिकम रिच बाय टेकिंग रिस्क। कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन होता है, वो बड़ी बड़ी रिस्क लेता है मार्केट में, तब जाके उसको रिटर्न्स मिलते हैं, है ना। मार्केट उन्हीं को रिटर्न्स देता है। अब जो रिस्क टेकर्स हैं, जिनके वजह से एक्चुअली में इनकी इनकम भी जनरेट हो रही है, आप उनके ऊपर भारी भारी वेल्थ टैक्स अगर लगा दो तो इससे ना उनका इंसेंटिव बिजनेस करने का या रिस्क लेने का, उनका इंसेंटिव मर जाएगा और वो अपना इनकम हाइड करेंगे, इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे। वो इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। जो हम चाहते हैं कि स्टार्टअप एटमॉस्फेयर इंडिया का हम बढ़ाएं, इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएं, जिसके लिए हमको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप्स की ही जरूरत है। वेल्थ टैक्स हैवी लगाने से यही दोनों चीजें खराब हो जाएंगी। तो वेल्थ टैक्स इज नॉट द सोल्यूशन। दैट इज व्हाट द एंटायर आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। ओके, अच्छा, एंड लास्ट आर्टिकल, एन एनिमल प्रोटेक्शन बिल दैट मस्ट बी मूव्ड इन जून। ये अगेन रिफॉर्म की बात हो रही है कि एक एनिमल प्रोटेक्शन बिल लाने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी एक एनिमल प्रोटेक्शन बिल जो एग्जिस्ट करता है वो काफी ज्यादा आउटडेटेड है। इतना आउटडेटेड कि उसमें इम्प्रिजनमेंट तो है ही नहीं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब बिना कोर्ट के परमिशन के किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकती पुलिस, और पूरा का पूरा डिस्क्रिशन जो है वो कोर्ट के हाथ में, मजिस्ट्रेट के हाथ में है कि वो चाहे तो फाइन लेके छोड़ सकता है, वो चाहे तो इम्प्रिजनमेंट कर सकता है। और फाइन इतना कम है कि कुछ कुछ चीजों के लिए, कुछ कुछ ऑफेंसेस के लिए तो फाइन सिर्फ 10 रुपए एनिमल क्रूअल्टी का। ये सब बात कैसे स्टार्ट हुई है? रिसेंटली एक कम्युनिटी डॉग था जय, उसको काफी क्रूअली एक इंसान ने उसी सोसाइटी में रहने वाले मारा, तो ट्विटर और सब जगह सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर जय ट्रेंड कर रहा था। तब ये रियलाइज हुआ कि भाई हमको कुछ प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो 1960 का है वो इतना आउटडेटेड हो चुका है कि हमको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, इसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए एक नया एक्ट लाने की जरूरत है, बिकॉज इट इज कंप्लीटली आउटडेटेड। एक तो ये भी प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं होता है, और होता भी है तो इसमें कुछ खास रिफॉर्म्स है ही नहीं, मतलब कुछ खास पनिशमेंट नहीं देता। कोई भी चीज, कोई भी लॉ लाया जाता है, पनिशमेंट जिसमें दिया जाना चाहिए, उसके 3 पर्पसेस होते हैं। पनिशमेंट 3 तरीके के होते हैं, या गोल्स 3 तरीके के होते हैं। पहला रेट्रीब्यूशन, मतलब जो क्राइम किया है उसका बदला लिया जाए, अवेंज किया जाए। दूसरा डेटरेंस, अगले बार ऐसा क्राइम होने से रोका जाए। और तीसरा रिफॉर्मेशन, सामने वाला इंसान जिसने क्राइम किया है वो रिफॉर्म हो, उसका मानसिकता बदले। तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ है 1960 का, इसमें ये तीनों ही चीजें नहीं होती। रिफॉर्मेशन तो है ही नहीं, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस या शेल्टर में काम करने का कोई प्रोविजन ही नहीं है, ना ही डेटरेंस है। आप फ्यूचर में कैसे रोकोगे? फ्यूचर में कुछ ऐसा क्राइम करने से रोकते हो, उसको अगर हैवी पनिशमेंट, हैवी फाइन भरना पड़े तो इंसान अगली बार कतराएगा। हैवी फाइन 10 रुपए तो हो नहीं सकता।
रेट्रीब्यूशन तो कोई है ही नहीं, अवेंज कैसे कर रहे हो आप जब जेल में तक नहीं डाल पा रहे हो एक रात के लिए भी, बेलेबल है, इंसान चाहे तुरंत बेल लेके निकल सकता है। तो इस पूरे के पूरे एक्ट में बहुत ही ज्यादा बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। ओके 1954 में एक बिल भी लाया गया था लेकिन उसको पार्लियामेंट में टेबल नहीं किया गया, लेकिन इसमें ही हमारी रुक्मणी देवी अरुंडले, इनका ऐसा कहना है, जो ये बिल को लेकर आई थी, उनका ऐसा कहना है कि इंडिया की तो और भी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरीके के एक्ट को लेकर आए। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा से प्रचार किया है अहिंसा का, हमने हमेशा से अहिंसा को इंपॉर्टेंस दी है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाकी दुनिया को हम एज एन एग्जाम्पल बन के उनको दिखाएं कि भैया ये कहलाता है अहिंसा, इस तरीके से आपको करना चाहिए। तो हमारी जिम्मेदारी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस एक्ट को लाया जाए और अच्छे तरीके से एनफोर्स और इम्प्लीमेंट किया जाए। सो गाइज दिस वाज ऑल फॉर द 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स। हमने डील कर लिया है 30 अप्रैल, 1 मई और 2 मई के न्यूज़पेपर्स को। अब हम नेक्स्ट मिलेंगे ट्यूसडे के सेशन में, जब हम बात करेंगे फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को क्या क्या हुआ। Any kind of other information, tips or tricks if you need, please tell me in the comments below and I shall accommodate you. बहुत ही जल्द हम मिलेंगे again on the upcoming Tuesday. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, मुझे पता है थोड़ा डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके हो जाएगा। Have patience. Thank you all for joining me in today's session. This is Vishishta, Yes Academy, signing off.